सोशल मीडिया सेंसेशन पर तो इतना तमाशा शुरू हो जाता है, लेकिन नीट जैसे मुद्दे पर कांग्रेस या कोई भी विपक्ष की पार्टी, मुझे कांग्रेस या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो अगर सड़क पर आंदोलन करती है तो बात ही नहीं की जाती। ये क्या देश की पूरी मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि तमाशा सारा जो होगा वो सोशल मीडिया पे होगा और इसके बहाने आराम से सरकार मौज मस्ती करती रहेगी। गर्मी को सहकर भी एनएसयूआई और कांग्रेस को इसी जैसे आंदोलन चल रहे हैं, वैसे आंदोलन में लोग उतरते हैं, तो उसको भटकाने के लिए आरएसएस और आप पार्टी और बाकी लोगों ने फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कुछ एक बटन दबाओ और क्रांति लाओ वाले कुछ भ्रामक और छद्म आंदोलन शुरू कर देते। पहले पेट्रोल के दाम कुछ भी नहीं बढ़े थे, तब अपनी अंडरवेयर की वो देते थे, दुहाई देते थे फिल्म स्टार्स। मनमोहन सिंह को इन्होंने इतना तकलीफ दी है, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अनुपम खेर और क्या क्या नहीं। और ये यहाँ पर अब जो यूट्यूबर्स हैं कहीं उसमें से कहीं अब समझ में ये आता है राजू भाई कि शायद ये सारे लोग बहुत प्लांट तरीके से काम कर रहे थे, इनकी बागडोर किसी और के हाथ में थी। जी, ऐसा लगता है। 500 रुपया अगर पेट्रोल हो जाता है तो भी भक्त कहते हैं मोदी आएगा, क्योंकि अब्दुल को टाइट करना है। जीएसटी वाली जब पॉलिसी आई थी, मैं जानता हूं कितने छोटे दुकानदारों के लिए जीवन मुश्किल हो गया था, महीनों लग गया था उनको एडजस्ट करने में। लेकिन वही लोग जब वोट देने की बारी आती है तो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए वोट देते हैं। अभी हम कैसे वोट मैनेज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बात तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन यह हकीकत है सारे मैनेजमेंट के बावजूद कि एक बड़ा क्लास सिर्फ इसलिए वोट करता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट रहे। इन्होंने इतने बाबा लोगों का स्लीपर सेल बनाया है, सदगुरु, श्री श्री, ये सिद्ध, वो बागेश्वर, ये वो सारे बाबा इसलिए लाए गए हैं कि वो एक्चुअली अब्दुल टाइट करने वाले एंटी सोशल, एंटी नेशनल और मानवता विरोधी स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। आपने बहुत सारी बातें कर ली, अब एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, एकदम सीधा सवाल। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भारत के लोगों की मानसिकता, एक स्त्री और एक पुरुष साथ में दिखे तो उनको कोई गलत संबंध मानने की है, और वो बहुत पहले से है, यानी 1947 से पहले से है। हाँ। और उस बात को हम राजनीति में भी लेके आते हैं। किसी भी महिला प्रधानमंत्री या पुरुष प्रधानमंत्री के साथ कोई महिला या पुरुष दिखे, यानी तो इमीडिएटली अफवाहें फैलाना भारतीय मानसिकता का एक वो है, वो मेल चौविनिज्म भी है एक तरह से। लेकिन हमारे आज तक यानी जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक प्रधानमंत्री ने कभी भी इस चीज को, इस मानसिकता को भुनाने की कोशिश नहीं की। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। और हमारे साथ हैं राजू भाई। एक बार फिर से राजू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सरकार राजू भाई कुछ भी कहती हो, भले हिंदू मुसलमान, लेकिन मुझे सरकार हमेशा मुसलमानों की पक्षधर लगती है। मेरी इस बात पर कोई मुझे ट्रोल कर सकता है, क्यों लगती है मैं समझा रहा हूं। हिंदुओं में गिरिराज सिंह कहते हैं झटका होता है और मुसलमानों में होता है हलाल, रेता जाता है। तो झटका देने का मतलब था कि 5 रुपए पेट्रोल की कीमत एक साथ बढ़ा दी जाती, लेकिन देखिए 3 रुपए पहले बढ़ती है, फिर 91 पैसे और बढ़ती है, फिर 91 पैसे आज और बढ़ा दी गई। तो ये जो हलाल का पूरा प्रोसेस चल रहा है वो बड़ा मजेदार है कि धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं इटली से लौटकर, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, फिर प्रधानमंत्री महोदय सरकार से कहते हैं, अब अगर प्रधानमंत्री सरकार नहीं है तो और कौन सरकार है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय सरकार से कहते हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। कौन सी सरकार से कहते हैं? वो इटली की सरकार से कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार से कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सर्जियो गोर ट्वीट करते हैं कल रात को कि मार्क रूबियो आ रहे हैं, हमारे दोस्त मार्क रूबियो, सेक्रेटरी मार्क रूबियो आ रहे हैं। यानी मार्क रूबियो के आने की खबर हमको अमेरिका के राजदूत के ट्वीट से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। इटली जाते हैं तो इटली में यह बताया जाता है कि हमारी जहाजें वहां पर रुकी हुई हैं क्योंकि उसमें मिलिट्री ग्रेड स्टील है, और मिलिट्री ग्रेड स्टील इजराइल जाना था जिससे तोप के गोले बनते और उन तोप के गोलों को आप आराम से इस्तेमाल करते गजा के नागरिकों के ऊपर, लेबनान के नागरिकों के ऊपर, और जहां चाहते वहां आप इस्तेमाल करते। इतना सारा कुछ है और हमारा मीडिया दो चीजों में फंसा हुआ है। एक तो वो फंसा हुआ है मेलोनी जी में। एक बात मैंने पूछी थी एक दोस्त के माध्यम से, सुयश सुब्रम ने लिखी थी, तो मैंने वो बात पूछी थी कि अगर मान लीजिए कि इटली का जो प्रधानमंत्री होता वो 40 साल का कोई युवा होता और हमारी जो प्रधानमंत्री होती मान लीजिए वो 70 साल की महिला होती, तो भी हम क्या इस तरह के मीम बनाते?
एक देश की प्रधानमंत्री हैं वो, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और बचकाने मीम बनाए जा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि इनका मौका भी मेलोडी जैसी चीजों से दिया जा रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिसी में जो हो रहा है वो हो रहा है। रुपया जिस तरह से गड्ढे में जा रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से बढ़ रही है, लेकिन हम दूसरी चीजों में लगातार व्यस्त हैं। और इन सब के बीच अडानी जी के मामले सारे के सारे सेटल हो जाते हैं अमेरिका के अंदर। हम इसमें परेशान हैं कि इसकी बलि होगी, उसकी बलि होगी। अब बकरे की ट्रक जा रही थी कल गुजरात में राजू भाई, और उसको भी रोका गया, उससे भी दिक्कत पैदा हो गई। अब बकरे के हलाल होने से भी, बकरे को भी बलि में इस्तेमाल करने, कुर्बानी में इस्तेमाल होने से दिक्कत होने लगी है। तो साफ समझ में आ रहा है कि जब मुसलमानों ने कहा कि हम गाय को छुएंगे नहीं, जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तो ये लोग हड़बड़ा गए और अब बकरे से भी इनको दिक्कत हो रही है। यानी गाय से कोई प्रेम नहीं है, टोटल नाटक करना है। तो राजू भाई, ना इकोनॉमी से कोई प्रेम है, ना गाय से कोई प्रेम है, ना रुपए से कोई प्रेम है। पनगड़िया साहब कहते हैं जाता है 100 रुपए तक तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के टाइम में लगातार यही पनगड़िया साहब ज्ञान दिया करते थे। अब इतनी बातें मैंने कह दी, मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो मेरा 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूं। क्या आपको लग रहा है वो बताइए। बकरे पे आते हैं पहले, क्योंकि सर अगर पूरा देश मुसलमानों की तरह तय कर दे कि मुसलमानों ने जिस तरह से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, वैसे पूरा देश अगर कहें कि आज से हम वेजिटेरियन बन रहे हैं, आप खिलाओ खाना, तो 2 दिन में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इतना खाना खिला ही नहीं सकते सर, यूरिया ही नहीं आ रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, यानी जो म्यूट पे रहते हैं, हमेशा म्यूट मोड पर ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं। राजू भाई, हम लोग पैदा हुए तो वो मूक फिल्मों का दौर चला गया था। मूक फिल्में बननी बहुत पहले बंद हो गई थी, हमारे बाप के जमाने में ही बंद हो गई थी। तो अब दोबारा से हम आनंद ले रहे हैं मूक फिल्मों का। तो देखिए, वो जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है ना, उसको वो दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, ऐसे इसको देखिए। हाँ, तो सर ये पुष्पक 2 है। तो मूक नायक पुष्पक 2 है ये। तो इनकी जो ऑर्गेनिक खेती के प्रति जो संवेदना जागृत हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि यूरिया नहीं आ रहा है और हरित क्रांति से हम पीछे हट रहे हैं। यहाँ हम पूरा धान्य और पूरा अनाज और सारा लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, और वहां बकरों को रोक लगेंगे तो लोग अकाल और सूखे से मर जाएंगे, क्योंकि पूरी गर्मी है। जंगल जमीन दे दी गई है मोदी मित्रों को, वो जंगल का इस तरह से नाश कर रहे हैं कि वो जंगल उगेगा नहीं फिर से। देखिए, एक जंगल बनने में लाखों साल लगते हैं, पेड़ उगाना इसका मतलब जंगल नहीं है। ये समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में जो बॉम्बिंग हुई, उसकी वजह से उनके जंगल नष्ट हो गए। उसके बाद आज तक उन्होंने कई लैंडस्केप बनाए, कई हरियाली लगाई, कई पेड़ लगाए, लेकिन उसको जंगल नहीं कहा जा सकता। जंगल बनने की प्रक्रिया लाखों साल बनती है। उसके नीचे कोयला इसीलिए बनता है क्योंकि वो लाखों साल की एक प्रक्रिया होती है। तो जंगल तोड़ के कोई दिवालिया आदमी ही नीचे का कोयला निकाल सकता है, जिसको देश का कोई मोह नहीं, प्रेम नहीं, और देश को बेचने के लिए तैयार हो, ऐसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो रहा है, उसकी वजह से सूखा होगा, उसकी वजह से अकाल होगा, और ऊपर से आप बकरे भी, चिकन भी, कल मुर्गी के लिए भी कहेंगे खाना मत। और द्रौपदी मुर्मू जी जिस नोमैडिक से आती हैं, वो कह रही है वेज खाना खिला रही है वियतनाम के अध्यक्ष को, जबकि हम आज तक यजमान के रूप में जो मेहमान आते हैं उनको उनका पसंद का खाना खिलाते थे। तो यहाँ भिंडी की सब्जी और क्या क्या आलू का रायता, ये सब खिला रहे हैं। तो ये बस देखिए, जैन्स और ब्राह्मण्स में जो उच्च यानी जाति के और जो एलिट क्लास है, पैसे वाले हैं, उनका शौक है ये वेजिटेरियनिज्म। नॉन वेजिटेरियनिज्म इसलिए है क्योंकि 80% भारत नॉन वेजिटेरियन है। दूसरी बात, बच्चों को प्रोटीन के स्रोत जो हैं, वो सिर्फ बहुजनों के या पिछड़ों के या आदिवासियों के या मुसलमानों के या गरीबों के, क्योंकि मुसलमानों में भी सिर्फ 6% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी तो गरीब ही हैं। तो उनको जो प्रोटीन का सोर्स मिलता है वो मांस से मिलता है, उसको बंद करने पे लगी हुई है आरएसएस। और मोदी सरकार में है या नहीं है, इस तरह से जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, लिंचिंग किया जा रहा है, और उनको जो मुसलमान दोस्त इंटरनेशनल लेवल पे है, वो आइदर मनी कम्स और मनी गोज पे भरोसा रखते हैं
इसलिए ये जब उनको गले लगाते हैं पेंगुइन बन के, तो पूछते भी नहीं कि आपके देश में मुसलमानों का ये क्यों हाल हो रहा है। तो कुल मिला के सर ये है कि देश अधर में लटक रहा है, देश को कोई शासन व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। हमारे विदेश मंत्री पूरी तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं। प्रधानमंत्री जी और उनके मित्रों के जो ऋण जो चुकाने के, कर्ज अदा करने के फैसले जो है, वो जिसके लिए देश बेचना पड़ रहा है, उसमें वो फंस चुके हैं। अब मुझे लगता है कि डिफैक्टो विदेश मंत्री तो हरदीप पुरी ही है, क्योंकि वो थ्रू एप्स्टीन ही सब कर रहे थे 2014 से। तो वही पेट्रोलियम मंत्री है, तो आप 2 रुपए 5 रुपए का क्या लेके रखे हैं? 500 रुपए अगर पेट्रोल हो जाता है तो भी भक्त कहते हैं मोदी आएगा, क्योंकि अब्दुल को टाइट करना है। तो ऐसी सोच, ऐसी गंदी मानसिकता और ऐसी अमानवीयता रखने वाले लोगों को इजराइल के साथ हाथ मिलाकर गाजा और फिलिस्तीन में लोगों को मारना तो बहुत आसान बात है। और ये सारे शाकाहारी लोग मिलके ही हत्याएं कर रहे हैं, देश के बाहर और देश के अंदर। तो मनुष्यता का अंत करने वाले लोग बड़े शाकाहारी है, जैसे हिटलर था। तो आपके किताब में ही आपने लिखा है, तो तानाशाह में। तो बात यह है कि ये सारी जो चीजें हैं बड़े अस्वस्थ करने वाली है, लेकिन इसके लिए जो एक सशक्त विपक्ष के द्वारा एक जमीनी आंदोलन करना चाहिए, वो अभी शुरू हुआ है, जो नीट के मामले में। वही मैं आपसे बात कर रहा था, उस पर भी आते ही हैं राजू भाई। मजेदार बात यह है कि जब भी जमीन पर कोई आंदोलन शुरू होता है, जब भी सड़क पर लोग दिखाई देते हैं, इस समय इतनी गर्मी है। कल आपको मैंने बताया था कि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का चला गया दुनिया से हमको छोड़ के, और उसको हम लोग उसके अंतिम संस्कार में गए हुए थे। और उतनी देर खड़ा होना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। कई लोग वहां से आकर बीमार पड़ गए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। और इस गर्मी में ये भी एक सवाल है, इस पर भी बात करेंगे कि 95 दुनिया की सबसे गर्म सिटीज जो हैं वो हमारी कंट्री में है, इस पर भी बात करेंगे। और हम पेड़ काट रहे हैं, लेकिन इस गर्मी में राजस्थान में लड़के निकलते हैं, यंग लड़के निकलते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लड़के निकलते हैं, नीट पर जबरदस्त आंदोलन करते हैं, वो वीडियो आता है। और भी जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों पर कहीं किसी की निगाह नहीं। और सोशल मीडिया पे कोई सेंसेशन शुरू हो जाता है। सीजेपी पे जो आपका विचार है वो हम लोग जानते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी पर, उस पर बहुत बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मैं मानता ही नहीं हूं कि हम आप दोनों मिलकर और घंटा अपना बर्बाद करें उनके पीछे। ठीक है, वो जनता देखेगी क्या है कैसे है। बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि उनके लीडरान ही नहीं, बल्कि उनकी तरफ से जो ट्रॉल्स आए हैं लिखने पर, जो ट्रॉल कर रहे हैं, वो भी कहां से आ रहे हैं सब दुनिया देख रही है। उसके बावजूद अगर कोई सोशल मीडिया पे फॉलो करता है, उससे कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 10-10, 15-15 मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले लोग हैं, जिनको हमने देखा है कि चुनाव में क्या हुआ है, वो बेकार की बात है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया सेंसेशन पर तो इतना तमाशा शुरू हो जाता है, लेकिन नीट जैसे मुद्दे पर कांग्रेस या कोई भी विपक्ष की पार्टी, मुझे कांग्रेस या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो अगर सड़क पर आंदोलन करती है तो बात ही नहीं की जाती है। नोएडा में अगर मजदूर आंदोलन करते हैं तो उनको पाकिस्तान बता दिया जाता है। जब सड़क पर आते हैं, जब तक सोशल मीडिया पे सेंसेशन चल रहा है तब तक तो बड़ा वाह वाह होता है, लेकिन जिस दिन सड़क पर कोई उतरता है, उस दिन यही मीडिया और हमारे आम लोग भी उसको कोई महत्व नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। ये क्या देश की पूरी मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि तमाशा सारा जो होगा वो सोशल मीडिया पे होगा, और इसके बहाने आराम से सरकार मौज मस्ती करती रहेगी? देखिए, ऐसा है कि आरएसएस की कई ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है, और आपको तो मालूम है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां भी आरएसएस से हाथ मिलाए हुए हैं। बस वो विपक्ष में हैं इसलिए हैं। जैसे शरद पवार जी ने सीधा सीधा कहा कि मोदी जी ने जो विदेश जाके किया वो कमाल का है। तो अब क्या ही कमाल है, वो शरद पवार जी को और सिर्फ मोदी जी को मालूम है। तो ऐसे जो पार्टियां हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं। तो आप समझिए कि लोगों को रास्ते पे आना नहीं है, ऐसा नहीं है। एक तो वातावरण में गर्मी की, आपने जो गर्मी का जिक्र किया, मैं खुद दिल्ली में था, तो मैंने देखा है कि क्या आप बिना कमाल। मिले चले गए? हाँ हाँ, वो मेरे मैं क्या ही बताऊं, लोगों को अरे समझ में नहीं ठीक है आया ठीक है कैट ठीक है, को नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, वो बीमार हमारे होगी, आपके बीच की क्या बात है। है। हाँ। नहीं, लोग बिल्कुल सोचते हैं बिल्कुल कि एक कैट के लिए आप वापस जा रहे हो, और एक कैट नहीं होती। कैट एक इंसान जैसे हम ट्रीट करते हैं, हम बच्चे जैसे पेट को बिल्कुल ट्रीट करते हैं। एनीवे, तो बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि सर, ये गर्मी जो है उसमें लोगों को मुश्किल है। और दूसरा, गर्मी को सहकर भी एनएसयूआई और कांग्रेस को वैसे जैसे आंदोलन चल रहे हैं, वैसे आंदोलन में लोग उतरते हैं। तो उसको भटकाने के लिए आरएसएस और आप पार्टी और बाकी लोगों ने दूसरे फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कुछ एक बटन दबाओ और क्रांति लाओ।
वाले कुछ भ्रामक और छद्म आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसमें मैं आपको मैं बात नहीं कर, लेकिन एक बात बताता हूं। ये ट्रोलिंग और ये छद्म आंदोलन और विक्टिम कार्ड, जैसे कि मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत मार रहे हैं, मेरे ऊपर अरेस्ट केस कर रहे हैं, मैं क्या आम आदमी हूं, ये सब ना मोदी जी से आने से पहले 3 साल पहले अरविंद के थ्रू मैंने देखा है, नजदीक से देखा है। तो ट्रोलिंग जो है उसकी ट्रेंड ही भारत में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने लाई। तो ये सारा आंदोलन है ना, इसके परिणाम स्वरूप लोगों को किसी पे विश्वास रखना मुश्किल हो रहा है। तो समझिए कि आप देखिए, आज के तारीख में एक फैसिस्ट रेजिम के खिलाफ रास्ते पर उतरेंगे का मतलब आपका घर बुलडोज होगा, आपकी बिल्कुल। जायदाद, नाम, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसके लिए लोग तैयार है, बिल्कुल। क्योंकि आप वैसे भी लूटेगा, वैसे भी सोने पे नजर है मोदी जी की। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर उसमें कि लोगों को विश्वास रखने लायक नैतिक नेतृत्व, मुझे आप नहीं बोलेंगे लेकिन मैं मानता हूं कि एक राहुल गांधी छोड़ के बहुत कम है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। यूपी में योगी जी ने कहा कि बारी बारी से नमाज पढ़ो। यार, प्रार्थना भी कैसे करनी, इबादत कैसे करनी है, आप बताओगे? और उन्होंने यहां तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा अगर नहीं करते तो हम दूसरे रास्ते भी अपनाएंगे, ताकि सीधा अच्छा, धमकी दे उसमें दे। आपको 1 सेकंड रोक के मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूं कि मुसलमानों ने 2 काम किए हैं। गाय वाला तो सब लोग जानते हैं, मैंने वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने देखा भी। वाकई ये जो कह रहे हैं ना, ये मुसलमान पहले से कर रहे हैं। वाकई बाहर नहीं पढ़ रहे हैं, शिफ्टों में नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर। आप समझ रहे हैं इस बात को? पहले से जी। शिफ्टों में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन और इससे क्या है, आप कोई ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं कि सड़क पर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो जो पहले से कर रहे हैं उसी को बोल के धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि माहौल बना रहे। तो मुझे नहीं पता, मुसलमानों ने गांधी को पढ़ा नहीं है, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत 2 लेवल पे कर दी है। यूपी में कल जो है आखिरी जुमा था, बकरीद से पहले आखिरी जुमा था। आपको पूरे यूपी में सड़क पर एक आदमी नमाज पढ़ता हुआ नहीं मिला, क्योंकि ये जो कला बता रहे हैं वो पहले से अपनाए हुए हैं। हर जुमे को यही हो रहा है कि आते हैं सब लोग, इंतजार करते हैं, एक शिफ्ट हो जाती है नमाज की, लोग पढ़ के निकलते हैं, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, सड़क पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सड़क पर नहीं आ रहे हैं तो सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ से चला गया जिस पर चिल्लाते थे। तो आप उसके बावजूद ये बयान दे रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि शिफ्टों में जो जा रहे हैं वो तो हमारे डर से जा रहे हैं। तो ये गजब का खेल है, इन लोगों के हाथ से गेम निकल रहा है बेसिकली। नहीं, मैं इसमें एक अलग बात, एक मुद्दा रखना चाहता हूं कि मुसलमान किसके तरफ देखे, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस चुप रही तो मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस की कोई जमीन ही नहीं है वहां पर अभी यूपी में फिलहाल। लेकिन अखिलेश यादव के साथ सारे मुस्लिम हैं, जबकि मैं तो मानता हूं कि आजम खान साहब के लिए भी उन्होंने जितना कर सकते थे उतना नहीं किया। लेकिन मुसलमानों के लिए वो बात करना उनका एक बहुत नेता के तौर पर, एक पार्टी की चीफ के तौर पर बहुत बड़ा वो था, इनका जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी थी। लेकिन इनके लिए कोई आंदोलन मायने नहीं रखता ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी ट्वीट ही डाल रहे हैं और सारे ट्वीट्स उनके मजाकिया होते हैं। उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मजाकिया ट्वीट भी डालने चाहिए नेता को। लेकिन आप राजनीति को मजाक नहीं बनाइए। तो इसकी वजह से होता यह है कि आप जान न्योछावर करने वाले आंदोलन में जो आम आदमी, प्रोलेटेरियन या आखिरी आदमी, मजदूर, किसान शामिल होता है, उसके आप पेट हथेली पे होता है। तो वो शामिल होने से पहले अपने नेता की नैतिक ताकत को देखता है। वो है नहीं किसी के पास विपक्ष में, एक राहुल छोड़ के। तो और राहुल बड़े आंदोलन का अभी किसी ने ऐलान ही नहीं किया है। तो आंदोलन आप मानेंगे तो एक क्लिक के साथ change.org पे किया, या फिर ये फर्जी छदमी पार्टी जो आई है उसके उस टाइम पे टाइप पे किया। तो ये सारी जो चीजें हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, ये तो हमने 2011 में देखा है सब सर। मैंने इतना करीब से देखा है कि मुझे हंसी आती है। मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं बदला इतने 15 सालों में, वो उसका आश्चर्य होता है। अब भगत सिंह का नाम लेंगे देखना आगे जाकर, क्योंकि वो भगत सिंह उनको लगता है एक बहुत, उनको कुछ नहीं मालूम, लेनिन के अनुयायी थे भगत सिंह। ये हनुमान जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं और शाहीन बाग में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। एनीवे, तो बात शाहीन बाग में कहा था, शाहीन बाग में इन्होंने कहा था कि मेरे पास सत्ता होती तो मैं 2 मिनट में खाली करवा देता। मरकज हाँ, वाले मामले पे इन्होंने कितना कूद कूद के मुसलमानों पर हमले किए थे कि मरकज की वजह से पूरा कोविड फैल रहा है, वो सब लोग भूल गए, लेकिन हम थोड़े भूल सकते हैं। नहीं, और खैर, एबॉर्गेशन उसको छोड़ देते 370, हैं। हाँ। एबॉर्गेशन हाँ, 370 में भी एब्रोगेशन ऑफ उनका वो। 370 का सबसे पहले स्वागत किया था इन्होंने। हाँ, तो देखिए, ये ये एक लास्ट लाइन में बोल ही देता हूं, ये गांधी के खिलाफ बोलेंगे, भागवत के खिलाफ नहीं।
और वही ठीक वैसे बात। ही नथुराम ने गांधी को मारा, जीना को नहीं। तो आप समझिए कि संघी का एक लिनेज हो, वो वैसे ही है। तो बात यह है कि छद्म आंदोलन से परेशान लोग जो हैं, एक तरफ सरकार मार रही है, एक तरफ फैसिज्म मार रहा है, एक तरफ क्रोनिज्म मार रहा है, मोदी मित्र इनको मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष में जो छुपे हुए मोल है आरएसएस के, वो छद्म आंदोलनों द्वारा नैतिक आधार जो है विश्वास रखने के लिए, वो नष्ट कर रहे हैं। लोग रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसका ये जवाब यही है। अब इसको परस्यू करना जरूरी है, किसी रास्ते पे आंदोलन। आप एनएसयूआई ने जो आंदोलन किया नीट का, वही रुकना नहीं चाहिए, वो देश भर फैलना चाहिए, सिर्फ नीट के लिए नहीं, हर चीज के लिए। पेट्रोल के दाम बढ़े, पहले पेट्रोल के दाम कुछ भी नहीं बढ़े थे, तब अपनी अंडरवेयर की वो देते थे, दुहाई देते थे फिल्म स्टार्स, तो साइकिल पे आते थे अनुपम खेर, याद है आपको वो जमाना? मनमोहन सिंह को इन्होंने इतना तकलीफ दी है, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अनुपम खेर, और क्या क्या नहीं। और ये यहाँ पर अब जो यूट्यूबर्स हैं कहीं, उसमें अब से कहीं अब समझ में ये आता है राजू भाई कि शायद ये सारे लोग बहुत प्लान तरीके से काम कर रहे थे, इनकी बागडोर किसी और के हाथ में थी। जी 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 ऐसा जी लगता जी है। जी जी, क्योंकि सर उनकी भारत को बेचने से उनका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो देखिए, पहला जमाना नहीं है राष्ट्रभक्ति का, ये पहले ही मनी लॉन्डर कर चुके हैं करोड़ों, सैकड़ों करोड़। हमारे बड़े स्पोर्ट्स स्टार जो हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो है फिल्म स्टार है, वो मनी लॉन्डर करके दूसरे देश में ले जा चुके हैं, जहां से इनकी नसें दबती है। यहाँ उनको कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वो रहते हैं क्योंकि यहाँ से पैसे की उगाई कर सके बचे हुए लोगों से। हमारे हमारे लोग अस्थिपंजर भी हो गए, यानी उनकी सिर्फ चमड़ी और हड्डी भी रहेगी, तो भी ये लोग सिनेमा की टिकट या क्रिकेट की टिकट लगवा कर उनसे पैसे निकलवाएंगे, और वो लॉन्डर करके यूएस, मॉरिशस, सेशेल्स और कहीं कहीं लगा लगा देंगे, और वहां की नागरिकता ले लेंगे। तो आप देखिए, बीजेपी के सारे नेताओं की दूसरी पीढ़ियां कहां पर सेटल है, वो किसके पार्टनरशिप में विदेशों में। बिजनेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उनको देश बिकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जिनको वो रास्ते पे आएंगे, लेकिन उनको विश्वास पात्र कोई नेता नहीं है। ये दुविधा में देश फंस गया है। तो ये एक अंधा युग है देश के लिए, और इससे बहुत बच के रहना चाहिए, हर चीज को सावधानी से देखना चाहिए, जो हम और आप देख ये रहे हैं। आपने एक लाइन कही, यूं ही कह दी, लेकिन ये बात बहुत समझने वाली है। आपने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो मजाक बना के रख देता है, आंदोलनों का मजाक बना के रख देता है, और ये सही है। सबसे आसान काम है, कोई अगर कैंपेन चल रही है तो वहां पर जाकर एक लाइक कर दीजिए, वहां पे जाकर ज्वाइन का बटन हो, ज्वाइन कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। कहीं 50 रुपए की मेंबरशिप दे दीजिए। ये घर में बैठे बैठे सारे कामों के बीच में आप करते हैं और भूल जाते हैं, और आपको ये फीलिंग होती है कि आप एक बदलाव का हिस्सा हैं, जबकि बदलाव हो ही नहीं रहा होता है। दरअसल जो आपका गुस्सा है, जो आपकी परेशानी है, उसको वेंट करने का एक माध्यम आपको दे दिया गया है, जहां जाकर आप वेंट कर लेते हैं। आपको लगता है मैंने कुछ किया, है ना, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फील करते हैं, आपको लगता है मैंने कुछ किया। तो फिर मैं कह रहा हूं कि सीजेके मेरा पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा वीडियो बनाओ, मैंने कहा कि अभी करने तो दो कुछ। किसी की फॉलोइंग हो गई है तो बहुत सारे एक्टर्स की फॉलोइंग हो जाती है, तो उससे कुछ करने दो, कुछ जब करेंगे तो उस पर बात करेंगे, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसे तमाम सारे हैं, आपने change.org की बात की, ऐसे तमाम सारे आते रहते हैं, लोग भेजते रहते हैं, समर्थन जताइए, आदमी कर देता है, नहीं करता है, और इसका असर ये पड़ता है कि गुस्सा बड़ी आसानी से वेंट हो जाता है, और जहां गुस्सा निकलना चाहिए वहां नहीं निकलता। नंबर एक। नंबर दो, ये हिंदू मुसलमान वाला, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वाला इतना ज्यादा और इतना गहरा भर दिया गया है कि जो आदमी नीतियों से जबरदस्त परेशान होता है। राजू भाई, जीएसटी वाली जब पॉलिसी आई थी, मैं जानता हूं कितने छोटे दुकानदारों के लिए जीवन मुश्किल हो गया था, महीनों लग गया था उनको एडजस्ट करने का। लेकिन वही लोग जब वोट देने की बारी आती है तो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए वोट देते हैं। अभी हम कैसे वोट मैनेज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बात तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये हकीकत है सारे मैनेजमेंट के बावजूद कि एक बड़ा क्लास सिर्फ इसलिए वोट करता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट रहे। ये दो समस्याएं हमारे सामने एक साथ दिखती हैं। आपको कोई रास्ता नजर आता है? मुझे दो दो लेवल पे काम करना जरूरी है, और वो रास्ता, इसका रास्ता तो है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक, जो लोग अब्दुल वाली मुद्दे पे लगे नहीं हैं, उनको साथ लाना मुश्किल नहीं है, एक बात। दूसरे, जो अब्दुल वाले मुद्दे पे लगे हैं, उनके प्रति जो रुख अपनाना है, वो मुसलमानों को अपनाना है। हिंदुओं को जो ये अब्दुल वाले मुद्दे के खिलाफ है, वो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, और मुसलमानों को साथ में लेना चाहिए अपने, या फिर मुसलमानों के साथ खुद जाना चाहिए।
दोनों में से एक किया तो अपने आप समझ जाएंगे लोग कि ये मुद्दा अब चल नहीं रहा है। और वैसे भी वो देश में चला नहीं। देखिए, इन्होंने इतने बाबा लोगों का स्लीपर सेल बनाया है, सदगुरु, श्री श्री, ये सिद्ध, वो बागेश्वर, ये वो सारे बाबा इसलिए लाए गए हैं कि वो एक्चुअली अब्दुल टाइट करने वाले एंटी सोशल, एंटी नेशनल और मानवता विरोधी स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। और दूसरे लेवल पे वो कई बाबा है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करते हैं। तो ये सारे स्लीपर सेल जो काम कर रहे हैं आरएसएस के लिए, वो आरएसएस जैसे ही रजिस्ट्रेशन बिना ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इनको मानना, लोगों में अंधविश्वास फैले, विज्ञान विरोधिता फैले, साइंटिफिक टेम्परामेंट नष्ट हो, इसलिए बीजेपी काम कर रही है। तो लोगों को लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं देश के साथ ये लोग? इसलिए क्योंकि उनकी राजनीति नफरत पे है, और नफरत अगर फैलनी है तो आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट को नष्ट करना पड़ता है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, आरएसएस के पास, ना मोदी के पास कोई एजेंडा है। अब हाथ से बागडोर छूट चुकी है, विदेश नीति की भी और देश के अर्थ व्यवस्था की भी, सब कुछ छूट चुका है। इनके घोड़े चारों तरफ दौड़ रहे हैं अब। तो ऐसी स्थिति में उन्हें डिवाइड एंड रूल करना है। तो कुछ विपक्ष पार्टियों को हाथ मर लेके उनके भी विदेश में ही धागे हैं सारे। आप देख रहे हैं कि विदेश में धागे होने वाले ही लोग ही इसी ट्विटर वाला आंदोलन करते हैं या फेसबुक वाला। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनसे क्या कहते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप वाले खेल खेलते हैं आरएसएस वाले। वही बच्चे आपस में ही बन जाएंगे अच्छे बुरे। हाँ, बन जाते हैं, तू क्लोजअप बन जा, मैं कोलगेट बन जाता हूँ टाइप। तो ये सारा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ही कर रहा है सब, लेकिन बनता है तो लोगों को लगता है मैं आई एम नहीं, कंपनी का नाम मत लीजिए, वरना पता चलेगा कंपनी वाले हमारे ऊपर दावा कर देंगे। आजकल देखिए, आजकल आपने सीजेके पर एक जगह इंटरव्यू दिया, रात भर चैनल गायब रहा। तो अब तो आप खतरनाक आदमी हो गए, आपको बुलाने में डर लगना चाहिए हमको। नहीं, मैं बात बताता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। उन्होंने दो प्रोडक्ट मार्केट में भेजे, वो मार्केट स्ट्रेटेजी है। लेकिन राजनीति में जिसको जो पसंद है, मार्केट स्ट्रेटेजी ये राजनीति में नहीं चलती। जैसे कि सावरकर ने बायोलॉजिकल रूल जो है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सोशियोलॉजी में लाने की कोशिश की। तो इक्विटी और इक्वालिटी को ही नष्ट करना चाहते हैं वो। वैसे हिंदुस्तान यूनिवर्सल का अपनी जगह सही है, क्योंकि वो मार्केट स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जी सर। लेकिन उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं आप काट सकते हैं। नहीं, ये तो मजाक। नहीं, कुछ नहीं काट रहा मैं। नहीं, वो एक्चुअली वो उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी और वो सही है। लेकिन अच्छा, ये बताइए, आपने बहुत सारी बातें कर ली, अब एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, एकदम सीधा सवाल। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सर ये मुझे इसलिए नहीं पता है कि मैं तो डायबिटिक हूं, आप जानते हैं, आप लेकिन जानते होंगे इसका जवाब। नहीं सर, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं इसके डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन खुद मोदी जी जाकर जो करके आए हैं, वो उनको अच्छा लगे बिना लोग नहीं कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको मालूम था इसके रिपरकेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो बचपन से ही एक हिंदी फिल्मों के हीरो बनना चाहते थे। और देवानंद जब देवानंद नहीं रहे हैं, नहीं पता चलता है ना उनके सारे जो बिहेवियर है, पैटर्न, सुबह से लेके शाम तक। हम लोग शिवराज चौहान का गृह मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए लिया, 2 बार कपड़े बदले। ये 6 बार बदलते दिन में, कई बार 8 बार भी बदलते हैं। और उन्होंने एक बार पहना हुआ कपड़ा फिर शिवराज पाटिल महाराष्ट्र में बैठ के पाटिल को चौहान कहोगे आप? कैसे होगा ऐसे राजू भाई? चलिए सर, ठीक है, पाटिल शिवराज पाटिल। हाँ, वो गुजर भी गए बेचारे, लेकिन उनका इस्तीफा कांग्रेस ने लिया था। नैतिकता के आधार पर उनका कांग्रेस ने इस्तीफा लिया था। 2 बार केवल एक सूट बदल लिया था बस। हाँ, तो इन्होंने 6, 7, 8 बदले। और आपने देखा होगा, मैंने रोज देखता हूं कि उन्होंने एक बार पहना हुआ कपड़ा 12 साल में फिर नहीं पहना। तो कपड़े कहां जाते हैं मुझे नहीं मालूम। एक दूसरी बात सर, वो ये फिल्म स्टार बनने की मैं उनकी सफर की कहानी बता रहा हूं। आवाजें निकालना, गलत टाइम पे सही रोना, तो ये सारी जो चीजें है वो एक्टर की है। और उनके जैसा एक्टर पॉलिटिक्स में दूसरा एक ही है, और उसका नाम मैं बताना नहीं चाहता कि लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए। तो ये जो उनकी जो ये है, उसमें उनको लगता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, क्रांति फिल्म के बाद मनोज कुमार साहब की मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी कुछ बातें। क्लर्क नाम की फिल्म आई थी, और वो सब
वो देखिए आप एक बार कि वो यहाँ से देखा बाल मैंने। आए हुए हैं, सफेद हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और वो किताब नोटबुक्स लेके कॉलेज जा रहे हैं। और देवानंद की आखिरी पड़ाव यानी उनके लाइफ के लास्ट फेज में उनकी फिल्में देखिए, वो अपनी जवानी की नकल उतार रहे थे, ताकि वो बूढ़ा नहीं होना चाहते थे, बूढ़े नहीं होना चाहते थे, और एहसास दिलाना चाहते अपने चाहने वालों को कि मैं अभी भी जवान हूं। तो ये एक्टर सिंड्रोम जो है वो प्रधानमंत्री में है, तो इसलिए वो मेलेडी आ गई। तो वो एक्टर बनना चाहते थे, और वो एक चाहते हैं कि एक अच्छी सी हीरोइन रहे, मैं गाना गाऊं। तो वो तो गाना तो नहीं गा सकते, भाषा का भी प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा वो पढ़े लिखे नहीं है। विदेश में अगर नहीं नहीं, उनको वो मेरे ख्याल से सही बयान नहीं था, वो गलत बयान था, वो गलत फेक बयान बयान था था। वो। हम्म। तो तो आजकल कौन सा सही है और सच कौन था। सा गलत? सच सच था लेकिन फेक था। हाँ, कई बार हाँ, झूठ सच होता था। है लेकिन असली होता है। हाँ, तो ये जो उनका मेलेडी वाला जो था वो उन्होंने उत्तेजन दिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कुछ, देखिए राजीव गांधी जी ने इटालियन लड़की से शादी की, और हमारे लिए वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल वुमन रही है इस देश के लिए, सोनिया जी। और उन्होंने यहाँ आने के बाद जो अपमान और ह्यूमिलिएशन लोगों की से सहा है इटालियन होने की वजह से, उसका कोई गलत नहीं, उन्होंने हिंदुस्तानी बन गई वो, और हिंदुस्तानी औरतों से ज्यादा हिंदुस्तानी बन गई। फिर भी उन्होंने जो सहा, वो उसके बैकग्राउंड पे मोदी जी का जो मेलोनी जी के साथ जो फोटो सारा शूट जो है, और जो बैकग्राउंड है उसका म्यूजिक बचा है, बस यश चोपड़ा का म्यूजिक पीछे लगा दीजिए, तो ये सिलसिला इन इटली राजू नाम भाई, की एक इसमें बन इसमें सकती। थोड़ा आपसे मैं डिफर करूंगा। जितना आपने हाँ, कहा उससे मैं सहमत हूं, लेकिन लगता है हम भारतीयों की कुछ दिक्कत है। आप याद कीजिए, जब हम कॉलेज में थे उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी, और हमारे यहाँ राजीव गांधी थे। दोनों बेहद खूबसूरत थे और दोनों विदेशों में पढ़े लिखे थे, और दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के खानदान से आते थे, उनके भी बाप प्रधानमंत्री थे, सारा कुछ। तो प्रधानमंत्री जी की जब यात्राएं होती थी या बेनजीर जी के साथ, बेनजीर साहिबा के साथ फोटो आती थी, तो भी इस तरह के हंसी मजाक हमारे यहाँ चलते थे कुछ ज्यादा ही। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अलग बात है। राजीव गांधी ने कभी चॉकलेट और पेस्ट्री गिफ्ट नहीं की। वो बहुत बहुत ही कायदे से, बहुत जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से और बहुत भद्र तरीके से दोनों लोग मिलते थे, और वो सारी चीजें थी। ये मेलोडी वाला पूरा डिप्लोमेसी मुझे भी समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई। लेकिन कुछ तब भी तमाशे चलते थे, तब भी हमारे यहाँ मजाक जोक और क्या क्या चलते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए इतने दिखाई नहीं देते थे। और अब भी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पगलाया हुआ है, बिल्कुल जैसे किसी तरह का कोई, आप कह सकते हैं कि अंदर से कोई कुंठा है जो निकल के आ रही है मोदी जी के माध्यम से। बस सवाल इतना है कि उस कुंठा को पानी देना है या उस कुंठा को खत्म कर देना है। अगर खत्म करना होता या उस पर रोक लगा देनी होती, तो शायद जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं या फिर जो उनके आईटी सेल के हैं, वो इसको दबाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यजनक ये है कि वो भी इसको उठाने की, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं नहीं जानता, जिस तरह के वीडियोस बना के डाले गए एआई, मैं नहीं जानता कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसके बुरे असर भी पड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात, दो बातें हैं इसमें, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, बस खत्म करते हैं जी। भारत भारत के लोगों की मानसिकता, एक स्त्री और एक पुरुष साथ में दिखे तो उनको कोई कोई गलत संबंध मानने बिल्कुल। की है, और वो बिल्कुल। बहुत पहले से है, यानी 1947 से बिल्कुल। पहले से है। हाँ 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 और हाँ। उस बात को हम राजनीति में भी लेके आते हैं। किसी भी महिला प्रधानमंत्री या पुरुष प्रधानमंत्री के साथ कोई महिला या पुरुष दिखे, यानी तो इमीडिएटली अफवाहें फैलाना भारतीय मानसिकता का एक वो है, वो मेल चौविनिज्म भी है एक तरह बिल्कुल। से। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हमारे आज तक के, यानी जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक, प्रधानमंत्री ने कभी भी इस चीज को, इस मानसिकता को भुनाने की कोशिश नहीं की, जो बहुत दैट्स द अभद्र होता पॉइंट। था। वो भना बिल्कुल, भुनाना दैट्स द अभद्र पॉइंट। होता था। ये पहले प्रधानमंत्री है जो इस चीज को चाहने लगे हैं। वो चाहते हैं कि अपने बारे में ऐसी अफवाहें फैले। तो जो सिलसिला इन इटली हुआ फिल्म, जो वो जो है, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए हुआ। वरना आप देखिए, एक भद्र तरीके से भी आप मिल सकते हो, किस भी कर सकते हो किसी को। उसमें देखिए, हम्म। आपको भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने कितनी सारी महिलाओं के साथ आलिंगन किया, हक किया, लेकिन कहीं भी आपको उसमें अभद्रता नहीं नजर आई होगी, पूरी शालीनता नहीं नजर आई। नहीं नहीं। महिलाएं भी बड़ी सुरक्षित बिल्कुल। महसूस कर रही थी। क्या ऐसा करना प्रधानमंत्री को मुमकिन नहीं था? मुमकिन था। उनका चॉइस है ये, कि महिलाओं के साथ उनके जो शिष्टाचार के जो मीटिंग्स हैं,
वो भी लोग अभद्र तरीके से देखें। ये एक अलग टाइप का सिंड्रोम है और ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी आता है। और महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना है वो ना होने की वजह से आता है। वो आरएसएस की पूरी आरएसएस में है और आरएसएस की चलिए, जो भी है, आपने एक फिल्म का नाम लिया और मुझे एक गाना याद आया, दूर तक निगाह में थे गुल खिले हुए। अब दिक्कत यह है कि हमारी निगाह में दूर तक गुल नहीं खिले हुए हैं, हमारी निगाह में दूर तक कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और रुपया डाउन हो रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि अरे रुपया डाउन हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए बचा कर रखे हुए हैं और आपको लगता है कि ये हमको सेव करेंगे। रुपया पिछले 10 साल में जो लगभग 50% के आसपास गिर गया है, तो दरअसल आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 50,000 रह गई है। बाकी छोड़ दीजिए, कभी आराम से, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं तो बार बार जाके उधर उलझ जाता हूं, तो बाकी छोड़ दीजिए, समझा देंगे। दूर तक निगाहों में खार हैं। 95 शहर हमारे दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हैं। पेड़ हमारे काटे जा रहे हैं। पहाड़ों पर जाकर देखिए क्या हालत है। बिजली के बिल लगातार बढ़ेंगे आपके, बाकी सारी चीजें होंगी। दिल्ली के अंदर बिजली की कटौती शुरू हो गई है। फॉल्ट बताकर 4-4 घंटे काटा जा रहा है। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है और क्या क्या हो रहा है हमसे बेहतर आप जानते हैं। एक आपको सर्किल बता दूं, बस विशेष सर्किल हम लोग पढ़ते थे, एक सर्किल बता दूं। खाद नहीं मिल रही है तो आपको ऑर्गेनिक खाद यूज करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में मानसून खराब होने की उम्मीद है क्योंकि आपने पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया है। साथ में डीजल आपको नहीं मिल रहा है, यानी सिंचाई नहीं हो पाएगी, मानसून से भी सिंचाई नहीं हो पाएगी, प्लस खाद आपको सही नहीं मिलेगी, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपोर्ट कम होगा, इसका मतलब ये होगा ग्रामीण गरीबी और बढ़ेगी, इसका मतलब ये होगा कि डिमांड नीचे चली जाएगी और इसका मतलब ये होगा कि हम एक ऐसी सर्किल में फंस जाएंगे जहां हमारा बाजार लगातार नीचे की तरफ जाता चला जाएगा। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। म्यूटेड वीडियोस हैं, सुंदर सुंदर, कभी विदेश से म्यूट वीडियो हैं, कभी इंडिया में मीटिंग के म्यूट वीडियो हैं। प्रधानमंत्री सरकार को निर्देश दे रहा है। ये ऐसा हुआ जैसे अशोक कुमार पांडे टीसीएच को निर्देश दे रहा है टाइप की चीज हो गई और लोग तालियां बजा रहे हैं। अब तालियां बजा रहे हैं तो बजाते रहिए जब तक हाथ की लकीरें मिटने न लगे। एकदम जोरदार तालियां बजाते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, सारी एक्टिंग करते रहिए, तालियां बजाते रहिए, मस्त रहिए। जहां तक अब्दुल का सवाल है तो अब्दुल टाइट नहीं है, अब्दुल अपने रास्ते निकाल लेगा। मेहनती कौम है, अपने रास्ते निकाल लेगी। अपने बारे में जरा सोचिए। ठीक है राजू भाई, अगली बार फिर बैठेंगे तो ऐसे ही और लंबी थैंक बात यू। करेंगे। और अगली बार आप दिल्ली आएंगे तो बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जी जाएगा, जी सीधे जी यहाँ आएंगे, मैं एयरपोर्ट से जी उठवा लूंगा आपको। जी जी, जी जी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.